गुड मॉर्निंग। आज बीए अंतिम वर्ष इतिहास विषय में हम जिस टॉपिक को लेकर के उपस्थित है वो टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में बीए अंतिम वर्ष के कोर्स में 1885 से लेकर के 1947 तक जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उन सब का उल्लेख किया गया है। और चूंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है वो इतिहास इतना बड़ा महत्व रखता है कि अपने पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा अंकों का जो विभाजन हुआ है वो अंक सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक पर निर्भर है तो वो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसकी एक शुरुआत मानी जाए तो 1857 की क्रांति के बाद भारत में एक बीज तो बोया गया और वो बोया गया था कि स्वतंत्रता के लिए अपने को प्रयासरत रहना है। तो भारतीय क्रांतिकारियों ने इसके लिए जो अपने प्रयास किए उन प्रयासों को अमली जामा अगर एक व्यवस्थित संगठन के रूप में देखा जाए तो वो भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में आया और भारतीय राष्ट्रीय संघ ही आगे जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में अस्तित्व में आई और जिसका वास्तविक शिलान्यास कहा जाता है या उसका प्रारंभ माना जाए तो वो माना जाता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी से। पर क्या इसके पीछे घटनाएं घटित हुई? इसके पीछे उस समय का अगर तात्कालिक कारण माना जाए तो कहते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जो भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ उसमें कई संगठनों ने अलग अलग भूमिका निभाई। उस समय के जो नेता थे वो नेता ज्यादातर उदारवादी सॉफ्ट कॉर्नर के थे और जो वयोवृद्ध नेता हुआ करते थे प्रारंभ में कांग्रेस का हिस्सा वो ही बने। पर क्या कांग्रेस अचानक अस्तित्व में आई? इसके पीछे किसका दिमाग चला? ये सब घटनाएं अपन कांग्रेस की स्थापना के समय पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी घटना हुई 1884 में। अंग्रेजों की तरफ से एक बिल पेश किया गया और वो बिल था इल्बर्ट बिल। और इस इल्बर्ट बिल के फलस्वरूप ही कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। क्या था इल्बर्ट बिल में? इल्बर्ट बिल में था कि भारतीयों के साथ समानता का अधिकार दिया जाए। क्या था इल्बर्ट बिल में? मेन जो पर्पस डाला गया था वो यही था कि भारतीयों के साथ अब समानता की बातें अगर की जाए तो समानता का जो व्यवहार रखा जाए उसकी शुरुआत इल्बर्ट बिल से हुई थी। और यहीं से थोड़ा प्रयास हुआ कि भारत में एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हुई थी ऐसी कोई घटना वापिस अचानक नहीं आए। तो कहते हैं एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में यानी कि भारत में एक सेफ्टी संस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से हमें उन लोगों की जो बातें हैं उन लोगों के जो घटनाक्रम है उनका पता चल सके। लाला लाजपत राय एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने क्लियर कहा था और वो कहते हैं लाला लाजपत राय के जो कांग्रेस है वो उस समय के गवर्नर जनरल और वाइस राय लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज कही जाती है। क्या था? जैसे ये चीज हुई तब कहते हैं एक संगठन की स्थापना की जरूरत पड़ी। तब एक संगठन बना भारतीय राष्ट्रीय संघ। इस संगठन को अखिल भारतीय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का पूर्वगामी संगठन माना जाता है। बाद में इसी से ये संघ शब्द गायब हुआ और नया नाम जुड़ा इसमें कांग्रेस शब्द और वो बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी। तो कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूपांतरण में आई। पर किस प्रकार आई, क्या चीजें थी उसके बारे में कहा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक बुलानी थी तो कहते हैं कि इसकी बैठक का आयोजन किया जाए और उस समय इस बैठक का आयोजन का जो प्रस्ताव था वो पुणे में रखा गया। कहां रखा गया? कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो करनी है वो पुणे में की जाएगी, एक संगठन की स्थापना की जाएगी। तो इसकी बैठक पुणे में प्रस्तावित थी। लेकिन पुणे में उस समय घटना घटित हो गई, प्लेग नाम की बीमारी फैल गई और प्लेग फैलने के कारण इन लोगों ने पुणे वाला प्लान कैंसिल कर दिया और नया स्थान एक ढूंढा, वो ढूंढा बंबई। बंबई में एक स्थान था गोकुल भाई, तेजपाल,
विद्यालय बंबई में, उस समय बंबई कहलाता था, वर्तमान में मुंबई है। 28 दिसंबर को 1885 को इस संगठन की बैठक आयोजित की गई और इसी में इसकी नींव रखी गई। इसकी नींव कहते हैं कि इस बैठक में इस संगठन को लाने का जो क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट जाता है उस समय के रिटायर्ड आईएएस थे, वही आईसीएस, नाम था A.O. ह्यूम, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो जो A.O. ह्यूम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, ये रिटायर्ड आईसीएस थे और इनके दिमाग की ही उपज मानी जाती है और इनको ही इस अखिल भारतीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। तो ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके अध्यक्ष थे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष चुने गए वो प्रथम अध्यक्ष बने WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस प्रकार बंबई के गोकुलभाई तेजपाल विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम का जो संगठन था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से स्थापित हुआ, जिसकी स्थापना रखने में महत्वपूर्ण योगदान था A.O. ह्यूम का, इसलिए इनके संस्थापक माने जाते हैं, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब यहाँ से एक आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए संस्था की स्थापना हो गई। इसलिए कहते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये स्वतंत्रता आंदोलन का एक अहम हिस्सा बन गया। इसके बगैर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का कोई आंदोलन नहीं, संभव नहीं था उस समय की परिस्थिति में देखा जाए तो। कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये दोनों एक दूसरे के उस समय पर्याय बन गए। अब क्या होता है, स्थापना हो गई। प्रारंभ में तो इसके सदस्य थे, उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी तो थे, इसके अलावा दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वासा, ये सभी प्रारंभिक सदस्य हुआ करते थे इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब देखो, इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ में इसके जो भी सदस्य थे वो थोड़े उदारवादी रूप के थे। उन्होंने ये चीज तय कर रखी थी कि अंग्रेज अपने इतने भी विरोधी नहीं है, ये अपने कोई व्यवस्थित माध्यम से कहते हैं कि आजादी की तरफ ले जा सकते हैं। तब इन्होंने सोचा कि कानून के दायरे में रह करके अंग्रेजों से कांग्रेस के माध्यम से पत्र व्यवहार किया जाए, जो समय समय पर हमारी जरूरतें हैं उनकी पूरी करने के लिए इनके पत्र व्यवहार इनके साथ किया जाए। इसीलिए इसको याचना संगठन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको कहा गया? कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्यों के रूप में जो उदारवादी नेता थे, उनके कारण कांग्रेस को प्रारंभ में याचना संगठन माना गया। यानी ये अब पत्र व्यवहार करेंगे देश की आजादी के लिए, या देश की आजादी के लिए जो प्रयास करने हैं वो अंग्रेजों से ये डिमांड करेंगे। इस समय क्या था, जो भारत के वायसराय थे, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? इनके कई जने आलोचक हैं। भारत का एक बाद में गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड कर्जन, वो तो कांग्रेस को यहाँ तक कहता है कि ये सबसे घटिया और गंदी चीज है और वो संगठन है कांग्रेस का। तो कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए डफरिन को भी जिम्मेदार बताया। कहते हैं कि डफरिन की वजह से ही इस संगठन का स्थापना हुई है। तो कहते हैं लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कर्जन तो उसकी विरोधी होगा ही। कर्जन के शासनकाल में ही इतनी नीतियां आ गई कि भारतीय राष्ट्रीय जो संगठन है उसका जो उदारवादी दौर था उसका अस्तित्व खत्म हो गया और वहां से एक नए युग का शुरू होगा और वो होगा उग्रवादी युग। तो कहते हैं लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई। एक चीज और याद रखनी है इसके साथ, उस समय जो भारत सचिव थे वो लॉर्ड क्रॉस थे।
कौन थे? लॉर्ड क्रॉस। तो भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस है, वायसराय लॉर्ड डफरिन है, उनकी शासनकाल में ही इसकी स्थापना हुई है। संस्थापक एओ ह्यूम है, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, और प्रथम अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी बने हैं। गोकुल भाई तेजपाल विद्यालय इसका स्थान है, और इनके प्रारंभिक नेताओं में ये शामिल है। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ, और पूरे आंदोलन को 1885 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक जो पूरा कालखंड है, इस कालखंड को 3 भागों में बांटा गया। जो प्रारंभिक कालखंड है वो है उदारवादी युग, जो चला 1905 तक, यानी 1885 से लेकर 1905 तक भारतीय इतिहास में आंदोलन का रूप हुआ, वो रूप उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद विशेष करके घटना घटित हुई लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और वो थी बंग भंग। इसके बाद भारत में आंदोलन उत्तेजना का शिकार हो गया, और नया युग प्रारंभ हुआ, उग्रवादी युग। उग्रवादी जो युग है, इसकी शुरुआत जो हुई वो हुई 1905 से लेकर के 1919 तक, यानी 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी, 1905 से लेकर 1919 तक उग्रवादी युग, और 1919 से लेकर के 47 तक जो युग चलेगा वो गांधी युग के नाम से जाना गया। तो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को 3 कालखंड में डिवाइड किया गया है। पहला उदारवादी युग, उग्रवादी युग, और फिर गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब प्रारंभ में कांग्रेस के हर वर्ष अधिवेशन हुआ करते थे। तो पहली बैठक हुई वो तो बॉम्बे में ही हुई। तो कहते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे कई हर वर्ष इनके एक बैठक बुलाई जाएगी, और इन बैठकों में इनके प्रस्ताव रखे जाएंगे। कई जने ऐसे इतिहासकार भी है, और उस समय कोई क्रांतिकारी भी है, जो कांग्रेस को कहते हैं कि ये साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राता है, यानी टर्राने वाली आवाज उनकी, क्योंकि साल में इनकी सिर्फ एकमात्र बैठक हुआ करती थी। और इसी वजह से ये उग्रवादी युग ही, जो उग्रवादी युग के नेता है, और उनमें महत्वपूर्ण रोल है लाल बाल पाल का, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन सब के द्वारा ये चीज कही गई कि भाई ये जो है वो मेंढक की तरह एक बार साल में टर्राते हैं, और इस प्रकार तो आजादी आने से रही। तब कहते हैं कि चूंकि इनका विरोध कर रहा है, तो विरोध करने वालों में लाल बाल पाल है, तो उसमें लाला लाजपत राय जो है, ये लाला लाजपत राय लॉर्ड डफरिन को ये कहते हैं कि ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? लॉर्ड डफरिन की। कौन कहता है? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने ये स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, जिसके फलस्वरूप एक ऐसे आंदोलन को, एक ऐसे संगठन को खड़ा किया गया जो भारतीयों द्वारा कोई होने वाली क्रांति को रोक सके। अब दिमाग की उपज का एक लाला लाजपत राय ने ये जिस समाचार पत्र में उल्लेख किया है, उस समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया, यानी यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में इन्होंने क्या उल्लेख किया है? लॉर्ड डफरिन को कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया, वो बताया लाला लाजपत राय ने। इसके बाद कहते हैं कि कई चीजें ऐसी भी होती है जो गरम दल वालों को, यानी उग्रवादी वालों को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। तब एक चीज ये भी है कि कांग्रेस को इसी उग्रवादी युग का एक नेता है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल कहते हैं कि कांग्रेस जो है, यानी उदारवादी युग के दौर की जो कांग्रेस है, वो एक याचना संस्था है। क्या है? यानी कि समय पर जब भी कभी समय आएगा तो पत्र व्यवहार करेगा, याचना करेगा, विनती करेंगे, और ऐसे विनती और याचनाओं से आजादी आने से रही। तो कांग्रेस के बारे में तंज कसता है कौन? विपिन चंद्र पाल, उदारवादी युग से संबंधित, कहता है कि ये एक याचना संस्था थी। अब इन सबके फलीभूत कांग्रेस दिनों दिन अपने कार्यक्रमों की तरफ अग्रसर होती जा रही थी। शुरुआती नेतृत्व थोड़ा उदारवादी युग का था, लेकिन धीरे धीरे ये उग्रवादी युग में तब्दील हो गया, और उसके लिए एक अधिवेशन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, वो है 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें पहली बार कांग्रेस में फूट पड़ी। इसीलिए सूरत के अधिवेशन को सूरत की फूट के नाम से जाना जाता है, और वो अधिवेशन हुआ था 1907 में।
सूरत कांग्रेस अधिवेशन। इसमें कांग्रेस दो भागों में बंट गई, एक उदारवाद और एक उग्रवाद के रूप में। तो इसे सूरत की फूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरत की फूट। और वो अधिवेशन हुआ 1907 में। अब इस प्रकार प्रारंभिक दौर शुरू हो रहा है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी चीजें भी है कांग्रेस के अधिवेशनों में जिनमें कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तो उनके संदर्भ में थोड़ा सा पढ़ते हैं, तब तक आप एक बार इसको नोट डाउन कर लें। अब देखो कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन होंगे। कहते हैं कि कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो विपिन चंद्र बनर्जी थे, लेकिन प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में दादाभाई नौरोजी को माना जाता है। इसके अलावा बदरुद्दीन तैयबी को प्रथम ईसाई के रूप में जो अंग्रेज इनके अध्यक्ष बने थे वो इलाहाबाद में जॉर्ज ह्यूले बने थे। तो इस प्रकार अलग अलग अधिवेशनों में अलग अलग अध्यक्ष चुने गए। पर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको मैं यहाँ इंगित करना चाहता हूँ, जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। सबसे इंपॉर्टेंट है 1896 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की सबसे प्रमुख विशेषता ये रही कि इसमें पहली बार भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। कब? 1896 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम। और ये जो गाया गया था इसके बारे में भी याद रखना, ये लगभग उस समय 64 सेकंड का था। यानी कि वंदे मातरम पहली बार जो गाया गया वो 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया और 64 सेकंड का गाया गया था। ये सब थोड़ा सा याद रखना। इस कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। किसने की? रहीमतुल्लाह सयानी ने। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की, जिसमें क्या गाया गया था? वंदे मातरम। और वंदे मातरम कितने का था? 64 सेकंड का। इसके बाद अगर देखा जाए तो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट घटना अपने वही राष्ट्रगान वाली। तो जब वंदे मातरम हुआ है तो जनगण मन भी होगा। और जनगण मन पहली बार प्रयोग में जिस कांग्रेस के अधिवेशन में आया वो 1911। वापिस ध्यान रखना, कलकत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर घटनाएं जो हुई वो कलकत्ता अधिवेशनों में हुई है। तो 1911 में वापिस कलकत्ता का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। यानी जनगण मन यानी राष्ट्रगान का पहली बार गायन हुआ। वो कब हुआ? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जनगण मन का प्रयोग हुआ और चूंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना थी और आगे जाकर के ही भारत का राष्ट्रगान बनता है, तो ये इसी समय गया है कलकत्ता के अधिवेशन में। पर इंपोर्टेंट अपने हैं इसकी अध्यक्षता किसने की। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको फोकस करना है, जैसे वंदे मातरम का प्रयोग पहली बार कब किस अधिवेशन में हुआ? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। सेकंड्स भी याद रख लेना, 64 सेकंड का था। अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी ने की, जबकि जनगण मन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण दत्त ने। किसने की थी? विशन नारायण दत्त। अब प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कहते हैं कि ये सब चीजें हुई, लेकिन पहली बार इसका महिला के रूप में कौन प्रतिनिधित्व करता है? तो पहली बार जो महिला के रूप में इसकी अध्यक्ष बनी वो बनी 1917 में। और सबसे बड़ी विडंबना देखो कि 1917 में भी जो अधिवेशन हुआ वो अधिवेशन लगभग आपके कलकत्ता का था। यानी कि इंपोर्टेंट घटनाएं कौन से अधिवेशनों में हो रही है? कलकत्ता में वंदे मातरम, कलकत्ता में ही जनगण मन और अगला कलकत्ता।
बस ये याद रखना है। कलकत्ता के इस 1917 वाले अधिवेशन में ये घटना घटित हुई कि इसमें प्रथम बार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष चुनी गई, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष। और वो थी एनी बिसेंट। कौन थी? एनी बिसेंट। इस चीज में एक ध्यान रखना, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन है, और वो इस संदर्भ में है कि जैसे यहाँ जनगण मन का प्रयोग हुआ, या वंदे मातरम का हुआ, अध्यक्षता सब जगह है, यहाँ भी अध्यक्षता, लेकिन इसमें स्पेशल चीज है प्रथम महिला, यानी कांग्रेस की अध्यक्षता करने का क्रेडिट प्रथम महिला के रूप में एनी बिसेंट को जाता है। लेकिन उसने कौन से अधिवेशन में की? तो कलकत्ता के 1917 के अधिवेशन में। लेकिन इस अधिवेशन में भी एक घटना घटित हुई, पहली बार तिरंगे को मान्यता दी गई, यानी तिरंगे का प्रयोग जो करना है वो पहली बार मान्यता तिरंगे को कब मिली? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो तिरंगे को मान्यता यहां मिली है। इसके अलावा कहते हैं कि 1919 से लेकर 1917 का जो कालखंड है, उस कालखंड में पूरा युग एक व्यक्ति को समर्पित हो गया, और वो व्यक्ति था महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने क्या कांग्रेस की अध्यक्षता की? ऐसा कोई अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता की? तो कहते हैं गांधी जी इतने लंबे तक कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन फिर भी उनके हिस्से में एक अधिवेशन आया 1924 का बेलगाम अधिवेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1924 का बेलगाम अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की। किसने की? और ये गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है, ये भी याद रखना है। 1924 बेलगाम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? गांधी की अध्यक्षता में। इस प्रकार हर वर्ष अधिवेशन हो रहे हैं, अधिवेशन दिनों दिन आगे भी बढ़ रहे हैं। इन अधिवेशनों के फलस्वरूप कोई कोई घटनाएं भी घटित होती जा रही है, जिनको हम बारी बारी से अपने अपने युग के दौर में पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि हम अभी प्रारंभिक दौर में हैं, तो अभी हम उदारवादी युग में हैं। ये मैं कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने आपको बताई है, लेकिन अभी हम उदारवादी युग की तरफ है। तो उदारवादी युग में क्या क्या घटनाएं होती है? कहते हैं इनका मुख्य माध्यम जो था वो था शांति, यानी अहिंसक तरीके से कानून के दायरे में रहकर कानून के दायरे में रहकर अहिंसक तरीके से अंग्रेजों से अपनी बातें मनवाना, और उसका मुख्य माध्यम था पत्र व्यवहार या मुलाकात। इस प्रकार अंग्रेजों के लिए एक ऐसा संगठन हो गया। कहते हैं कि जो भारत की तरफ क्रांति की शुरुआत 1857 में हुई थी, उनको लग गया था कि ऐसा कोई विप्लव वापिस नहीं हो जाए, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, उसकी आहट पहले से ही पता लग जाए, इसके लिए उन्होंने अपने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसको प्रयोग में लेना शुरू कर दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिसके माध्यम से शुरुआती नेतृत्व जो था वो भी उदारवाद था। तो इसका मतलब पत्र व्यवहार होगा, मुलाकात होगी, तो आने वाली गंभीर समस्या से निपटने का एक रास्ता अख्तियार कर लिया किसने? अंग्रेजों ने। इसीलिए डफरिन को इसकी मूल उत्पत्ति का दिमाग समझा जाता है। जो डफरिन है, डफरिन का दिमाग बहुत तेज चलता था उस समय। कहा जाता है कि उसने एक प्रकार से एक माध्यम तैयार कर लिया था कि किस प्रकार भविष्य में होने वाली एक खतरनाक क्रांति को रोक के रखना है, तो हमें इस चीज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और उसी समय जो रिटायर्ड आईसीएस आए थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने अपने प्रयास साकार कर दिए। इस प्रकार हम उदारवादी युग के दौर से धीरे धीरे अपन 1907 की तरफ जाएंगे, जो होगा उग्रवादी युग की शुरुआत करने वाला। वैसे उसकी शुरुआत तो 1905 में ही हो गई थी, और वो हुई बंग भंग से, यानी बंगाल का विभाजन किया गया। और ये सब नीतियों के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड कर्जन। उस समय गवर्नर बनकर के आया था लॉर्ड कर्जन, और जो लॉर्ड कर्जन की नीतियां हैं वो ही उग्रवाद युग को प्रेरित करती है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उदारवादी युग। कौन सा भाग? प्रथम में हमने उदारवादी युग पढ़ा है। हम कल
भाग द्वितीय के साथ उपस्थित होंगे तब हम नहीं कहेंगे उग्रवादी युग, और उसके बाद अपन स्वतंत्रता के संदर्भ में महात्मा गांधी के योगदान को समझेंगे। तब तक के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।